अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ना में खुश आमदीद। ENG 504 का लेसन नंबर 42 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड टीचिंग। टॉपिक नंबर 248 से 254 तक कवर करेंगे जी। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन और किस तरह इसका इम्पैक्ट टीचर्स पे पड़ता है या टीचिंग पे पड़ता है, या टीचिंग का सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारा इस चैप्टर में उन्होंने गोलमाल किया हुआ है। सबसे पहले ये देख लें, रिसर्चेस propose that second language acquisition SLA research has played on two recent pedagogical proposals। उनका कहना है रिसर्चेस ने ये बताया या ये प्रपोज किया कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन दो तरह की पेडागोजिकल तरीक़ों से हासिल हो सकती हैं, या ज़्यादा रिसर्च की गई है इस हवाले से। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पे पेडागोजिकल प्रपोजल ये होता है कि जिस तरह सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, जिस तरह टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, तो दो एस्पेक्ट हैं जिन पे सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई है। वो कौन कौन से हैं? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एंड फोकस ऑन फॉर्म इन मीनिंग बेस्ड करिकुला। ये दो तरीके हैं, पेडागोजिकल वे हैं जिनके तरीके से सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पे रिसर्च की गई है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो जी अब उनका कहना है स्टडीज़ शो दैट प्रोपोर्शनल नॉलेज विद इन टीचर एजुकेशनल कोर्स प्लेज रोल इन शेपिंग टीचर्स पर्सनल थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। उनका कहना है, ये MCQs है अगेन, कि टीचर्स के एक तो टीचर एजुकेशनल कोर्सेज होते हैं ना, जो कि टीचर्स को करवाए जाते हैं कि आपने बच्चों को इस तरह पढ़ाना है, इस तरह हैंडल करना है, ये है। उसके साथ उनका कहना है कि जो प्रोपोर्शनल नॉलेज होती है, ये प्रोपोर्शनल नॉलेज से क्या मुराद है कि आपके अंदर एक कॉमन सेंस है फैक्ट्स की कि ये सही है, ये गलत है। ठीक है, आपके अंदर एक सही गलत की पहचान है, उसे कहते हैं प्रोपोर्शनल नॉलेज। तो उनका कहना है टीचर्स के एजुकेशनल कोर्सेज के साथ ही प्रोपोर्शनल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है, बहुत अहम किरदार अदा करती है टीचर को अपनी पर्सनल थ्योरीज डेवलप करने में, टीचर्स को बेहतर सिखाने में बच्चे को कि वो अपने, हर बच्चा एक तरह से तो नहीं हो सकता, हर बच्चे के अलग अलग होता है मेंटल कैपेबिलिटीज़ और उसके तरीक़ेकार अलग होते हैं। तो हर बच्चे को उसके लिहाज से हैंडल करना, इस कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए प्लस अपनी जो टीचर एजुकेशन है उसे यूज़ करते हुए, ये जी अहम किरदार साबित होते हैं। ये MCQs है। अच्छा जी, अब उनका कहना है देयर आर कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्च ऑन टीचर्स के जी बहुत सारे मुख्तलिफ जो है राय देखी गई हैं या फाइंडिंग्स मिली हैं उन्हें सेकेंड लैंग्वेज रिसर्च की टीचिंग के ऊपर, कि सेकेंड लैंग्वेज रिसर्च के ये इम्पैक्ट हैं टीचर्स के ऊपर, और वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। वो क्या है? एक तरफ तो जो लिंग्विस्ट हैं, देयर आर लिंग्विस्ट हु कंसीडर दैट सेकेंड लैंग्वेज रिसर्च हैज़ मेड रेलिवेंट कंट्रीब्यूशन टू लैंग्वेज पेडागोजी के। एक तरफ लिंग्विस्ट जो हैं वो कहते हैं कि जो सेकेंड लैंग्वेज रिसर्चर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है ये लैंग्वेज पेडागोजी में, ये सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की जो भी पेडागोजी बनाई है वो रिसर्चर्स ने बनाई है। जबकि दूसरी तरफ एक और ग्रुप है, उसका क्या कहना है, वाइल अदर्स सी अ गैप और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिशनर्स। उनका दूसरे वाले का ग्रुप का है कि भाई एक रिसर्चर है, उसने एक रिसर्च के मकसद से उस चीज़ पर रिसर्च की। एक जो प्रैक्टिशनर है, यानी कोई जो टीचर है या कोई भी अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, उसके जो होंगे मकासद अलग होंगे, उसके रिज़ल्ट अलग उसे मिलेंगे। तो जी उसका कहना है रिसर्चर्स और प्रैक्टिशनर्स में फ़र्क होता है, आप इसे मिक्सअप मत करें। बहरहाल ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी जो है फाइंडिंग्स हैं, MCQs के तौर पर आपको बता दी। अब जी क्रिटिसिज्म ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्च, जो कट्टर किस्म के रिसर्चर्स हैं ना सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के, उनका कहना है कि जो टीचिंग है ना वो प्रोपोर्शनल नॉलेज नहीं है, टीचर्स को प्रोपोर्शनल नॉलेज नहीं चाहिए। ठीक है, वो इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं।
Those critical of the role of mainstream second language acquisition research reject the view of teaching as mainly proportional knowledge as a set of behaviors that can be prescribed by researchers. के भाई आप ना सही गलत अगर आपको पता है ना तो इस बेस पे आप टीचिंग नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने जो प्रोपोर्शनल नॉलेज है ना, ये उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। टीचिंग का मतलब ये नहीं है। वो किस चीज़ को करते हैं? इंस्टेड दे व्यू टीचिंग एज इंट्यूटिव नॉलेज दैट टेक्स फॉर्म ऑफ theories or a craft where the context guides the teacher movement to movement decision। वो रिसर्चर्स जो हैं वो टीचिंग को एज अ जैसे कहना ना एक गट फीलिंग, एक हंच के अंदर से आपके जो फीलिंग आती है उसकी बेस पे आपने जजमेंट करनी है या आप उसकी बेस पे आपने डिसीजन लेना है। वो कहते हैं कि टीचिंग ना इस बेस पे हो सकती है, टीचिंग इस नॉलेज पे हो सकती है। दैट टेक्स फॉर्म ऑफ थ्योरीज के उस वो जो एक गट फीलिंग है उसके बेस पे इंसान थ्योरी बनाता है कि अच्छा नहीं, मुझे इस इंसान को, इस बच्चे को ऐसे सिखाना है, ठीक है। और फिर वो इधर उधर जो भी उसको कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है, जो उसे कंटेंट दिया जाता है बुक में या जो भी, उसके हवाले से फिर वो मूवमेंट टू मूवमेंट डिसीजन लेता है टीचर कि भाई ठीक है, मैं इस तरह इस बच्चे को पढ़ाऊँगा, मैं इसको ऐसे सिखाऊँगा, मैं इसको ऐसे गाइड करूँगा, ये है वो है वो है, ठीक है। ये इनका है सिंपल। इसका ये है कि वो प्रोपोर्शनल नॉलेज को रिजेक्ट करते हैं कि नहीं भी आप जो एक डिफाइंड तरीके बता रहे हैं ना टीचिंग के, उस तरह टीचिंग नहीं होती। टीचिंग जो होती है वो गट फीलिंग होती है, वो एक अंदर से एक फीलिंग आती है, ठीक है। उसकी वो उस बेस पे टीचर फिर सिखाता होता है। तो जी जब उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, अगर ये इस तरह की नॉलेज है तो फिर इस पर क्रिटिसिज्म किया गया कि अगर इस तरह की नॉलेज है तो फिर लिटल अटेंशन टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ L2 एक्विजिशन। तो फिर टीचर जो है वो ना सोशल कॉन्टेक्स्ट को रिजेक्ट कर देता है L2 एक्विजिशन को, फिर वो अपने अंदर की फीलिंग को ही लेके रखता है, ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT। जब ये CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होता क्या है पहले ये समझ लें। बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाई जाती है, ऐसी एक्टिविटीज़ दी जाती हैं कि वो कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ, बजाय कि ग्रामर की परवाह किए बगैर वो एक दूसरे को एक बेसिक मीनिंग समझाने की कोशिश करें, एक बेसिक मीनिंग, एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें, ठीक है, कि उन्हें कम्युनिकेशन आए। ये है बेसिक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। अब अच्छा जी, उन्होंने कहा CLT तब उभरना शुरू हुई जब टीचर्स ना इस तरह डाउटफुल हो गए दूसरे मेथड्स पे, जब उन्हें उसके दूसरे मेथड्स के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, जैसे ऑडियो लिंगुअल मेथड और दूसरे ये जो चॉम्स्की ने वो ग्रामर का जो था, मुझे अब नाम भूल गया, बहरहाल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, हाँ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो उसने दिया था, वो जब उन्होंने कहा कि नहीं इतना नहीं बच्चे सीख रहे, डाउटफुल हो गए वो इन दो मेथड्स पे, तो जी उन्होंने फिर ये तीसरा आया कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये उभरना शुरू हो गया। अब जी MCQs देख लें। स्कॉलर्स लाइक Widdowson and Candlin advocates for a view of language as a communication system with focus on language in use। ये जी दो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ये एडवोकेट किया इस व्यू को कि लैंग्वेज एज आ कम्युनिकेशन सिस्टम सिखाया जाए बच्चों को, कि फोकस ऑन लैंग्वेज इन यूज़, के जो हर रोज़ लैंग्वेज यूज़ होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिस तरह लैंग्वेज यूज़ होती है एज आ कम्युनिकेटिव सिस्टम, या जो भी इस तरह कम्युनिकेशन की तरह लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसी तरह बच्चे को सिखाई जाए, ठीक है। और जी फिर अगला आ जाए MCQs। अकॉर्डिंग टू क्रेशन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन रिक्वायर्स कम्प्रिहेंसिबल इनपुट एंड मोटिवेशन। ये जी क्रेशन था उसके मुताबिक सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए कम्प्रिहेंसिबल इनपुट ज़रूरी होती है, मतलब कि बच्चे को एक मीनिंगफुल इनपुट दी जाए, उसको जो सिखाया जाए उसको उसके मीनिंग के साथ सिखाया जाए,
ठीक है, और मोटिवेशन भी ज़रूरी होती है। ये दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को सीखने के लिए अकॉर्डिंग टू क्रेशन। तो क्रेशन मेड फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन लर्निंग एंड एक्विजिशन MCQs। ठीक है, इसी के आगे आइडिया को मज़ीद उन्होंने जिसे कहते हैं ना ब्रॉड करके तो फिर ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग बना लिया। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑन क्रेशन थ्योरी जी, उन्होंने कहा है कि इसके जो ना वीक पॉइंट ये है कि उसने हाइपोथेसिस तो दिए हैं पर उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे आ जाए जी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग हो गया है। अब आगे आ जाए फोकस ऑन फॉर्म। जो पहले दो एस्पेक्ट थे ना जो शुरू में चैप्टर के पढ़े हैं कि दो एस्पेक्ट हैं पेडागोजिकल, एक वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग और एक फोकस ऑन फॉर्म है। तो जी अब फोकस ऑन फॉर्म पे आ जाएं। सबसे पहले जी ये देख लें द ओरिजिन ऑफ फोकस ऑन फॉर्म। ये आपने इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है एज एन MCQ। फोकस ऑन फॉर्म कैन बी ट्रेस्ड बैक टू लॉन्स डिस्टिंक्शन बिटवीन फोकस ऑन फॉर्म एंड फोकस ऑन फॉर्म्स MCQs। इतनी गहराई में मैं नहीं समझा रही, गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो लिखा है उसको एज टू एज ले लें। अच्छा, ये जो आइडिया है इसको किससे मोटिवेशन मिली? इसको मिली इट इज़ मोटिवेटेड बाय लॉन्ग्स इंटरेक्शन hypothesis according to which negotiation of meaning in interaction between learners and other speakers plays a crucial role for language development, particularly L2। अच्छा जी, ये जो फोकस ऑन फॉर्म है इसका बेसिकली मतलब क्या है? फोकस ऑन फॉर्म का बेसिकली ये मतलब है कि जब बच्चे कम्युनिकेट कर रहे होते थे या इस तरह कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या टीचर करती है, टीचर उन्हें फोकस करवाती है उनकी फॉर्म्स पे कि आपने जैसे कि आप पास्ट का कोई जुमला बोल रहे हैं तो आप ईडी लगाएंगे अपने वर्ब के साथ, उसमें वो फोकस अटेंशन करवाती है बच्चे को ग्रामर के रूल्स पे, उसके जो वोकैबुलरी है उस पे, फॉर्म्स पे जो है उसे फोकस करवाती है मीनिंग के मीनिंगफुल इनपुट के लिए। ठीक है, तो जी ये जो आइडिया था ये किससे मोटिवेट हुआ? लॉन्ग्स इंटरेक्शन हाइपोथेसिस से। इंटरेक्शन हाइपोथेसिस दिया लॉन्ग्स ने। इसमें वो क्या कहता है? इसमें वो कहता है कि नेगोशिएशन जो होती है वो मीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। मतलब कि अगर टीचर और स्टूडेंट बात कर रहा है तो अगर स्टूडेंट निगोशिएशन करे, बात करने के दौरान उसे कोई एक मीनिंग नहीं पता, किसी कोई वर्ड आ गया है सामने, उसे नहीं उसका मतलब पता ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, तो वो निगोशिएशन करे, बातचीत करे, उसके बारे में पूछे कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो जी इससे उसने कहा कि निगोशिएशन जो होती है वो मीनिंग क्लियर करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है इन इंटरेक्शन। इसके ज़रिए फोकस पे भी जो होता है फॉर्म पे भी फोकस होता है, बच्चे की जो होती है अटेंशन जाती है उस तरफ। ठीक है, तो ये जो होता है ये सिलसिला होता है। इसके अलावा निगोशिएशन of meaning also elicit negative feedback that leads the learner to focus on form। वही बात आ गई कि जब इस तरह निगोशिएशन होती है मीनिंग के लिए, बच्चा पूछता है कि इसका क्या मतलब है, ये क्यों यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो इसके ज़रिए नेगेटिव फीडबैक भी पता चलता है कि बच्चे के जो नेगेटिव फीडबैक है, जो उसके एरर्स हैं लैंग्वेज में, वो भी बाहर निकल के आते हैं। इसके अलावा उसकी अटेंशन जाती है फॉर्म्स के ऊपर जिसके बारे में निगोशिएशन होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा ही टीचर से पूछे कि इसका मतलब क्या है, टीचर भी निगोशिएट कर सकती है कि टीचर उससे पूछे कि आपने ये वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया, आपने यहाँ पे ये ग्रामर का रूल क्यों यूज़ किया। तो अगर तो वो गलत होगा तो उसके नेगेटिव फीडबैक आ जाएगी, उसका एरर सामने आ जाएगा, प्लस उसका फिर जो है फोकस भी उस तरफ चला जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ पे ये इस गलती की थी, मुझे आइंदा से नहीं करनी। हो गया फोकस फॉर्म पे। ठीक है, लास्ट देख ले। फॉर्मल इंस्ट्रक्शन आर सेड टू बी बेनिफिशियल इन बोथ एक्विजिशन रिच एंड एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट। जी
हर तरह के इन्वायरमेंट में जो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन होती हैं जो टीचर देती हैं टू 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 क्या कहें, लैंग्वेज सिखाने के लिए जो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो हर तरह के माहौल में बेनिफिशियल ही साबित होती हैं, फिर चाहे आपका बच्चा पिक कर रहा है चाहे बच्चा पिक नहीं कर रहा। ठीक है, तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जिसमें कम्युनिकेशन की जाती है, फोकस पे फॉर्म पे फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, फोकस ऑन फॉर्म पे किस पे, फोकस ऑन फॉर्म में फोकस हो गया, फॉर्म्स पे फोकस किया जाता है फोकस ऑन फॉर्म में। ये 2 पेडागोजिकल वेज हैं जिसके ज़रिए सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पे रिसेंटली रिसर्च की गई और उसके ज़रिए बताया गया। होपफुली मैंने कंफ्यूज नहीं किया होगा। इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।